दोस्तों, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन तो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप जैक स्पैरो के नाम से वाकिफ़ ही होंगे। जॉनी डीप ने इस मूवी में इस किरदार को इतने खूबसूरत अंदाज में निभाया कि ना सिर्फ उसने समंदर की लहरों पर बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। आज भी शायद आप में से कई लोगों को लगता है कि ये मज़ाहिया और शातिर जैक स्पैरो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मूवी एक असली कहानी से काफ़ी हद तक इंस्पायर है। यहाँ तक कि ये नाम जैक स्पैरो भी फिक्शनल नहीं है, ये उसी लुटेरे का नाम है जिस पर ये मूवी बनाई गई थी, जो कि फिल्म में दिखाए गए जैक स्पैरो से ज़्यादा ख़तरनाक और शातिर था। तो आइए जानते हैं इस असली जैक स्पैरो के बारे में। 16वीं और 17वीं सदी का वो ज़माना था जब दुनिया सिर्फ खुश्की पर नहीं बल्कि समंदरों पर भी जंगें और राज करती थी। लेकिन यहाँ कानून कमज़ोर था और कज़ाक ताकतवर थे। हर साइल पर, हर बंदरगाह पर, हर ख़जाने, हर नक्शे पर सिर्फ एक ही खतरा रहता था, कैप्टन जैक वार्ड यानी जैक स्पैरो। ये कोई आम लुटेरा नहीं था, ना इसके पास बड़ी फौज थी ना बड़ी सल्तनत, लेकिन फिर भी इसका नाम सुनते ही लोग अपने जहाज़ छुपाते थे और बादशाह अपने ख़जाने। समंदर इसका मैदान था और द गिफ्ट यानी ब्लैक पर्ल इसका हथियार। जहाँ बाकी कज़ाक लूटते थे वहाँ जैक वार्ड चालाकी से राज करता था। अहमक लगता था मगर सबसे ज़्यादा चालाक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जैक वार्ड ने सब कुछ छोड़कर इतना कामयाब लुटेरा होने के बावजूद भी इस्लाम कबूल कर लिया? और जैक वार्ड जैक स्पैरो कैसे बना? 17वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे फेवरशम में एक बच्चा पैदा हुआ। इसके माँ बाप ने उसका नाम जैक वार्ड रखा। अंदाजे से वो 1553 के लगभग पैदा हुआ था। जैक एक गरीब घराने में पैदा हुआ, ऐसा घर जहां रोजी कमाना मुश्किल था। समंदर ही वाहिद सहारा था। उसके वालिद माहीगीर यानी मछुआरे थे और जैक ने बचपन से ही समंदर की लहरों से दोस्ती कर ली। गुर्बत ने उसे जल्द ही मजदूरी और कश्ती रानी की तरफ धकेल दिया। वो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही किसी स्कूल में गया था, मगर समंदर उसका उस्ताद बन गया। जवानी में वो अक्सर साइलों पर घूमता, मछलियाँ पकड़ता या छोटे मोटे जहाज़ों पर काम करता। इसी ज़माने में इंग्लैंड में कोस्टल पायरेसी आम थी। बहुत से नौजवान छोटे मोटे कज़ाक बन चुके थे और जैक को भी इनमें कुछ कशिश नज़र आती थी। वो कई बार छोटे मोटे कज़ाकों के साथ मिलकर अंग्रेज़ी ताजरों के माल पर हाथ साफ कर चुका था, मगर अभी भी वो किसी बड़ी मुहिम में शामिल नहीं हुआ था। वक्त गुजरता गया और जैक को अंदाज़ा हो गया अगर उसे अपनी सलाहियतों को किसी बड़े स्केल पर आजमाना है तो उसे इंग्लिश नेवी में जाना ही पड़ेगा। शायद जैक वार्ड को भी ये नहीं पता था कि उसका यही फैसला उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है और तारीख में उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाला है। 17वीं सदी का इंग्लैंड एक ऐसी सल्तनत थी जो समंदरी जंगों और सियासी साजिशों के दरमियान घिरी हुई थी। यूरोप की दो बड़ी ताकतें इंग्लैंड और स्पेन दुनिया भर में तिजारत और समंदरी ताकत के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी। ऐसे वक्त में जैक वार्ड जैसे मल्लाह सामने आए। ना वो बादशाह के अफसर थे और ना ही बागी कज़ाक थे, बल्कि वो थे कानूनी कज़ाक यानी प्राइवेटियर। प्राइवेटियर दरअसल एक ऐसा कज़ाक होता है जिसे बादशाह या मलका ऑफिशियल लाइसेंस देती है कि वो दुश्मन के जहाज़ों को लूटे, उनका सामान छीने और उसी हुकूमत के साथ शेयर करे। इस इजाज़त को कहा जाता था द लेटर ऑफ मार्क। ये वक्त था जब हुकूमत को दुश्मन से लड़ने के लिए नेवी कम पड़ रही थी और बजाय खुद लड़ने के उन्होंने कज़ाकों को लाइसेंस देकर उन्हें अपने लिए लड़ने में छूट दी। जैक वार्ड ब्रिटिश नेवी में जो पहले सिर्फ एक आम मल्लाह था, उसकी बहादुरी, समंदरी हुनर और जंगी चालाकी बहुत मशहूर हो गई थी क्योंकि वो पहले भी कुछ चोरियां कर चुका था। 1558 में स्पेन के खिलाफ जंग में उसने हिस्सा लिया और जब वो वापस आया तो उसे भी एक लेटर ऑफ मार्क मिल गया। ये एक ऐसा कज़ाकी लाइसेंस उसे मिल चुका था जो उसे इजाज़त देता था कि वो स्पेन, फ्रांस या किसी भी दुश्मन मुल्क के बहरी जहाज़ों पर हमला करे, उनका सोना, चांदी, मसाला जात या कीमती सामान लूटे और उसमें हिस्सा बादशाह को दे और बाकी अपने आदमियों में बांट दे। जैक वार्ड ने इब्तिदा सिर्फ दुश्मन मुमालिक से की। वो अपने वतन के लिए लड़ रहा था और उसे पूरी क्वीन एलिजाबेथ I की हमायत हासिल थी। जैक वार्ड ने मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन और यूरोप और अफ्रीका के साहिलों पर कज़ाकी की। वो अक्सर स्पेन और पुर्तगाल और कभी कभार फ्रांस के जहाज़ों को निशाना बनाता था। उसने कई अहम मर्चेंट शिप्स लूटे और माल का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड ले जाकर शाही खजाने में जमा करा दिया। उसे हुकूमत क्यों बर्दाश्त करती थी? क्योंकि वो दुश्मन को माली नुकसान पहुंचाता था और इंग्लैंड के लिए कीमती माल लाता था और समंदर में खौफ फैलाकर ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत बनाता था। इसी वजह से हुकूमत ने उसे कभी मुजरम नहीं समझा बल्कि एक कौमी हीरो के तौर पर देखा। उस वक्त तक जैक स्पैरो एक बहुत बड़ा लुटेरा बन चुका था। उसका नाम पूरे समंदर पे राज करता था। Jack Sparrow, isn't it? Captain Jack Sparrow.
साल था 1603 जब क्वीन एलिजाबेथ का इंतकाल हुआ और नए बादशाह जेम्स वन ने स्पेन के साथ पीस ट्रीटी साइन की। इसी ऐलान के साथ तमाम लेटर ऑफ मार्क्स को मनसूख यानी खत्म कर दिया गया। अब कोई भी समुद्री हमला कानूनी नहीं होगा, यानी जितने भी पायरेट्स को कल तक कानूनी मुहाफ़िज समझा जा रहा था अब वो मुजरिम बन चुके थे। जैक वार्ड के लिए ये एक सियासी खबर नहीं थी बल्कि एक जाती धचका था। लेकिन जैक वार्ड ने झुकने से इनकार कर दिया। उसने लूटपाट बंद नहीं की, अब वो बन गया था आउटलॉ पायरेट यानी बगैर इजाजत का कज़ाक। अब हम दाखिल हो रहे हैं जैक वार्ड की जिंदगी के उस हिस्से में जहां वो लीगल पायरेट से एक आउटलॉ पायरेट में तब्दील होता है। ये वक्त था जब उसकी तलवार सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत, अपने वतन और यहाँ तक कि अपने पुराने दोस्तों पर भी उठने लगी। यही वो लम्हा था जब जैक वार्ड हकीकत में जैक स्पैरो बनता है। उसने इंग्लैंड छोड़ा और अपना एक छोटा बेड़ा जमा किया और सीधा निकल पड़ा शुमाली अफ्रीका के साहिल की तरफ, जहाँ पे ट्यूनिस में उसने अपना नया ठिकाना बनाया। तो वहाँ उसके उस्मानी गवर्नर उस्मान दे से एक डील की। उस मुआहदे के तहत जैक वार्ड को पायरेसी की आज़ादी थी, बशर्तिया वो उस्मानी सल्तनत के दुश्मनों खास तौर पे स्पेन और दीगर यूरोपीय ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करे और उसके बदले में अपनी लूट का थोड़ा सा हिस्सा खजाने में जमा करा दे। ये एक लेटर ऑफ मार्क की तरह ही था लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ था। अब वो किसी बादशाह या किसी कानून का मुकम्मल तौर पर पाबंद नहीं था। उसने पहला हमला किसी स्पेनिश या फ्रांसी जहाज पर नहीं किया बल्कि एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप पर ही किया। वही मुल्क जिसके लिए वो सालों तक लड़ता रहा। अब उसके लिए सिर्फ ये एक टारगेट था। ये हमला सिर्फ दौलत के लिए नहीं था, ये ऐलान था कि जैक वार्ड अब आज़ाद है। ट्यूनिस में उसने अपनी समंदरी फौज बनाई और बंदरगाह पर एक किला बनाया और दीगर कज़ाकों को दावत दी कि आओ तुम्हारे लिए आज़ादी है। कुछ ही अरसे में ट्यूनिस उसका किला बन गया। बहरा रूम उसका इलाका और उसका नाम सी वुल्फ के तौर पर मशहूर हो गया। ट्यूनिस की बंदरगाह अब जैक वार्ड का हेडक्वार्टर बन गई थी। उसने मेडिटेरेनियन सी और साहिलों पर ऐसा खौफ पैदा किया कि स्पेन और फ्रांस, इटली के जहाज़ों ने समंदर में आना ही छोड़ दिया। उसने 12 से ज़ायद वारशिप्स का बेड़ा खड़ा किया, इन पे तोपें लगी हुई थीं और हज़ारों से ज़ायद सिपाही और मल्लाह थे जो कि उसकी क़यादत में दुश्मनों पर झपटते थे और इटालियन पोर्ट्स पर हमले करते थे। वो कैदियों को गुलाम बनाता और माले गनीमत का एक छोटा हिस्सा खिलाफत उस्मानिया को देता और यहाँ तक कि उसके जहाज़ पर इस्लामिक फ्लैग भी लहराने लगा। पूरा मेडिटेरेनियन सी उसके नाम से कांपता था। 1607 से 1610 तक जैक वार्ड अपने ताकत की पीक पर था। उसने माल्टा, स्पेन, इटालियन आइलैंड्स पर हमले किए, कई बार क्रिश्चियन नेवी को भी शिकस्त दी। यहाँ तक कि कई और यूरोपियन पायरेट्स भी उसके परचम थले आ गए क्योंकि उसके पास दौलत थी, ताकत थी और पीछे खिलाफत की पुष्ट बनाई। उसका सबसे मशहूर जहाज़ द गिफ्ट कहलाता था जिस पर 30 से ज़्यादा तोपें लगी हुई थी। उसने रोम और नापोली के करीब काफिलों को लूटा, इतनी दौलत इकट्ठी की कि ट्यूनिस में उसके नाम के बाजार चलने लगे। ब्रिटिश नेवी ने कई बार उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। स्पेनियों ने इनाम रखा, कौंसल ने शिकायत की, लेकिन ट्यूनिस उस वक्त एक नीम आज़ाद रियासत था जहाँ यूरोपीय ताकतें बराह रास्त दखल अंदाजी नहीं कर सकती थी। था जैक वार्ड का सियासी हुनर जो उसे बाकी पायरेट से अलग बनाता था। उसने कज़ाकी को सिर्फ लूट मार तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे एक सियासी कुव्वत बना दिया। यानी वो अब एक छोटे बादशाह की तरह हुकूमत करता था, जहाँ जहाज जब्त करता था, कैदी बनाता था और दूसरे पायरेट्स उसकी बात मानते थे, उसके मातहत होते थे। इस वक्त तक जैक वार्ड को पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन जहाँ जैक वार्ड को किसी और चीज़ ने मुतासर किया और वो था इस्लाम। जैसे जैसे जैक वार्ड मुसलमानों के बीच रहने लगा, उसने यहाँ उनको नमाज पढ़ते देखा, अजान को सुना और यहाँ के लोगों ने उसे हद से ज़्यादा प्यार दिया। इसी वजह से जैक वार्ड इस्लाम से काफ़ी मुतासर हुआ। उसने इस्लाम को पढ़ा और एक दिन वो मुसलमान हो गया। स्पैरो ने मुसलमान होने के बाद अपना नाम यूसुफ रईस रखा। वो पहला यूरोपीय पायरेट था जिसने इस्लाम कबूल किया और जहाँ उसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जहाँ वो लोगों को लूटता था, अब वो लूट का माल लोगों में बांटता था और यहाँ तक कि अब उसने कैदी भी आज़ाद कराने शुरू कर दिए थे। ऑटोमन एम्पायर के लोगों में उसका रुतबा हद से ज़्यादा बढ़ गया था। उसे बाज़ारों में अलहाज कह के पुकारा जाने लगा। और ये वो वक्त था जब जैक स्पैरो अपनी ताकत के अरूज पर था, जब उसने इस्लाम कबूल किया था। उसने एक इटालियन लड़की से शादी की और उसे भी इस्लाम कबूल करवाया। जैक वार्ड को जैक वार्ड, बर्डी और स्पैरो के नामों से भी जाना जाता था, तभी ये जैक स्पैरो नाम वहीं से आया है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे चिड़ियाँ बहुत पसंद थी, इसी वजह से लोग उसे स्पैरो कहते थे। और रही बात मूवी की, तो अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं और बहुत सारी ऐसी जंगें हैं जिनमें जैक वार्ड की उन खूबियों को बताया गया है जो कि मूवी के जैक स्पैरो से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और आपको कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।